अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल डिवीज़न को पढ़ेंगे और सेल डिवीज़न को डिस्कस करने से पहले हम कल की लेक्चर की समरी देख लेते हैं। कल हमने कहा था कि जो सेल साइकिल होता है ये 2 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक फेज़ उनका इंटरफेज़ होता है कि जिसमें सेल डिवीज़न नहीं करता बल्कि अगले डिवीज़न के लिए जो जितनी भी नेसेसरी जो फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं वो उसको अटेंड करता है, यानी वो जितने भी उसके लिए ज़रूरी काम होते हैं वो सॉर्ट आउट करता है। हमने कहा था कि जो इंटरफेज़ होता है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है G1 फेज़, दूसरा होता है S फेज़ और तीसरा G2 फेज़। G1 फेज़ में हमने कहा था कि सेल साइज़ में ग्रो करते हैं, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आती हैं और आरएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स जो होती हैं उसकी सिंथेसिस होती है ताकि जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो या डीएनए जो उसकी रेप्लिकेशन हो तो उसको क्या किया जा सके, उसके लिए जो नेसेसरी जो कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हों। और इसी तरह सेल साइज़ में ग्रो भी करता है। हमने कहा था जो G2 फेज़ होता है उसमें प्रोटीन्स जो होती हैं वो बनते हैं जो डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। सो अब सेल जो है ये ज़्यादातर कहते हैं सेल का ज़्यादातर जो टाइम होता है ना वो इंटरफेज़ में गुजरता है। ये जो 3 फेजेज़ होते हैं ना, ये देखिए ये 3 फेजेज़, ये इंटरफेज़ का टाइम होता है। सो कहते हैं सेल का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो इस फेज़ में गुजरता है। अब हम बात करेंगे इस डिवीजन फेज़ की। सो ये जो डिवीजन फेज़ होता है इसमें सेल अब तैयार हो चुका है, तो अभी इसका ये तक़सीम होने की अभी इसका टाइम आ रहा है। तो सेल जो डिवीजन्स होती है ना वो 2 तरह की डिवीजन हम पढ़ते हैं। एक होती है मेयोसिस और दूसरी होती है माइटोसिस। देखें डिवीजन फेज़ में हमारे पास 2 तरह की डिवीजन पॉसिबल होती है, एक माइटोसिस और दूसरी होती है मेयोसिस। तो दोनों को बारी-बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है कहते हैं जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग जो होते हैं वो कहते हैं वो सबसे पहले सेल की डिवीजन को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले वो इसको नोटिस करते हैं और वो क्या नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि जो सेल होता है डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस आती हैं। सीरीज़ यानी एक तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ ख़ास मख़सूस तब्दीलियाँ आती हैं न्यूक्लियस के अंदर। उन ख़ास मख़सूस तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। यानी वेल्डर फ्लेमिंग ने क्या कहा था, उन्होंने जब वो सेल डिवीजन उसने देखी थी जिसको उन्होंने फिर माइटोसिस का नाम भी दिया था, उसने क्या देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं और उन तब्दीलियों को उसने फिर क्या नाम दिया, माइटोसिस। सो कहते हैं इस टाइप ऑफ डिवीजन में कहते हैं जो सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जैसे कल हमने बात की थी कि ये एक सेल होता है, ये 2 सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके डॉटर सेल्स में भी मौजूद होते हैं। ये पेरेंट सेल है और ये इनके डॉटर सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कोई एक सेल है जिसमें 6 क्रोमोसोम्स हैं, तो इस सेल में भी 6 होंगे और इसमें भी 6 होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो चुका है, उसकी कॉपी बन चुकी है। यानी जितना पहले उनके पास क्रोमोसोम्स थे उतनी एग्जैक्ट कॉपी डुप्लीकेशन उसकी हो चुकी। डुप्लीकेट कहते हैं ना, बिल्कुल उसकी जो एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो अगर पहले सेल के पास 6 क्रोमोसोम्स हैं तो अब जो से बनने वाले सेल्स हैं उनके पास भी 6 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इट मीन्स के जो डॉटर सेल्स होते हैं उन्होंने अपना नंबर रिटेन किया है। सो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हम 2 तरह के सेल्स पढ़ते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। तो चूँकि हम यूकैरियोट्स यानी एनिमल सेल्स की बात करते हैं और एनिमल सेल्स जो होती हैं यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स ये वो सेल्स होते हैं कि जिसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही मौजूद है। तो कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन कहते हैं तोड़ना, और बाइनरी यानी 2 हिस्सों में एक सेल जो होता है वो टूटता है और फिर उसको हम नाम देते हैं एमाइटोसिस। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि अगर यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होती हैं और प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन होती है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये माइटोसिस क्यों नहीं होती? यानी यूकैरियोट के अंदर माइटोसिस होती है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती? सो इसका एक आसान सा रीज़न ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरा, उसके जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ईज़िली क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं और जो उनके जो न्यू सेल्स होते हैं वो बहुत ईज़िली बन जाते हैं। बहुत कम टाइम उनको लगता है, यानी रैपिडली ये सारा प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस के कौन-कौन से स्टेजेस में हम उसको डिवाइड करते हैं। माइटोसिस को अपनी आसानी के लिए, फॉर कन्वीनियंस यानी अपनी आसानी के लिए, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेजेस। माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम 2 मेन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जैसे अगर इसके इस नाम से भी हम देखें, कैरियो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिवीजन, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस साइटो का जो वर्ड है ना ये सेल के लिए हम यूज़ करते हैं ओवरऑल, तो कहते हैं सेल की डिवीजन। अब देखिए सेल का साइटो का जो वर्ड है इससे हम साइटोप्लाज्म मुराद लेते हैं, सो यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो
यहाँ पर सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को डिफाइन करते हैं, कैरियोकाइनेसिस को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। सबसे पहले आते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। तो यहाँ पर आप देखें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, तो ये जो सीक्वेंस होते हैं उसको आपने इसी सीक्वेंस से याद करना होता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीक्वेंस को आगे पीछे कर लेते हैं, मेटाफेज को पहले कर लेते हैं, प्रोफेज को बाद में कर लेते हैं, या फिर टीलो को पहले कर लेते हैं और प्रोफेज को सबसे आखिर में कर लेते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं इसको आपने देखना होता है। तो सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स बनाया है, जिसको आप देखोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। देखिए जैसे देखें, फिर मीरब आई थी। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा निमोनिक आपको बताया कि फिर मिरब आई थी। फिर यानी पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। तो अगर ये निमोनिक आपको याद रहेगा तो इंशाल्लाह आपसे ये कभी नहीं भूलेगा कि पहले कौन सा स्टेज आता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो चूंकि हम न्यूक्लियस के डिवीजन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे डीएनए मौजूद होगा। तो यहाँ तक आगे जाने से पहले हम यहाँ पे दिया गया साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज में हमने 3 फेजेस पढ़ी थी। एक फेज जो था इसको हमने G1 फेज कहा था, दूसरा एस फेज और तीसरा जो था इसको हमने G2 फेज कहा था। तो एस फेज में हमने कहा था कि एस फेज में इसको हम सिंथेसिस फेज भी हमने कहा था। तो इस फेज में क्या होता है, सेल क्या करता है, अपने हर क्रोमोसोम की ना कॉपी बना लेता है, यानी अपना जो उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, क्रोमोसोम का जो मटेरियल होता है उसका उनकी कॉपी कर लेता है, उसकी कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट उसको अपने पास एक डुप्लीकेट कॉपी भी रख लेता है। तो कहते हैं जब सेल डिवाइड होगा तो ये जो हर एक कॉपी यानी 2 कॉपीज बन जाएंगे, पहले वाला मौजूद और उसके बाद जो दूसरा वाला होता है। तो कहते हैं ये क्या हो जाता है, ये फिर आगे दोनों सेल में उसको फिर आगे दे देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दो क्रोमोसोम्स है, तो उसने क्या किया, देखो एक इसको दे दी और एक कॉपी इसको दे दी। देखिए ये दो हैं इसके पास, तो एक इन्होंने यहाँ पे इन दोनों में डिवाइड कर दी। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसकी एक कॉपी जो होती है वो डॉटर सेल्स में फिर चली जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज जो होता है ये पहला स्टेज होता है, और इसको फिर अपनी आसानी के लिए 2 फेजेस में फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं अर्ली प्रोफेज और दूसरा होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये जो डीएनए जो होते हैं वो मिक्स फॉर्म में एक धागे की सूरत में मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर जैसे डिवीजन स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये क्या कर लेता है, इसकी पैकिंग शुरू हो जाती है, और पैकिंग इसकी क्वाइलिंग होती है, जो क्रोमोसोम होता है ना ये बनना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम जो होता है असल में क्या होता है, ये जब दो सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे एक ये सिस्टर क्रोमेटिड एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और एक देखें इस तरह से एक दूसरे के साथ ना मिल जाते हैं। तो एक ये क्रोमेटिड और ये 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। यानी ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर के ऊपर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब कहते हैं जो क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, और अब जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये अब माइक्रोस्कोप में आपको विजिबल आपको नजर आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये विजिबल आपको नजर आ रहे हैं। ये तो अर्ली जो बिल्कुल शुरू का इनका फेज होता है। अब अगर आप लेट फेज में देखें तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एनिमल के सेल की खासियत है कि उसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं होते, तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल उसमें मौजूद होते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं एनिमल सेल्स में, पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं, और ये एनिमल सेल की खासियत है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ, ये देखिए पहले यहाँ पे थे लेकिन अभी ऑपोजिट पोल की तरफ इसने क्या करना, मूव करना शुरू कर दिया। एक ये सेंट्रियोल और एक दिखती है दूसरा सेंट्रियोल। तो देखिए दोनों सेंट्रियोल ने ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हर एक सेंट्रियोल से एक स्पिंडल, एक धागे नुमा शक्ल स्ट्रक्चर्स होती हैं, अराइज होती है, जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। देखिए धागे इससे अराइज हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर। एक स्पिंडल फाइबर के कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। अब कहते हैं जो इन प्लांट सेल्स देयर आर नो सेंट्रियोल्स, कहते हैं प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं होते। तो कहते हैं ये जो माइटोटिक स्पिंडल होती हैं, जो माइटोटिक स्पिंडल्स होती हैं, ये कहती हैं बनती हैं कहाँ पे, इसके एग्रीगेशंस होती हैं, यानी इकट्ठे एक मजमुआ होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये वहीं से जो स्पिंडल्स होते हैं ये अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर वहीं से अराइज होते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द प्रोफेज, कहते हैं जो कि प्रोफेज में ये चेंजेस आ रही होती है, तो इस दौरान न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियोलस कौन सा होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और फिर ये आगे जाके राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। पिछले चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं। ये भी न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है और साथ साथ में कहते हैं जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है भी ब्रेक डाउन। देखें पहले ये पूरा प्रॉपर मौजूद था, लेकिन अब यहाँ देखें डॉट डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना शुरू हो चुका है। तो ये हमने प्रोफेज में पढ़ा। प्रोफेज में कौन कौन से हमने पॉइंट्स पढ़े कि क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा कि सेंट्रियोल्स होती हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तीसरा कि इससे स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। और चौथा कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है ये दूसरा फेज होता है और इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाती हैं और उसके बाद जो दो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं दोनों साइडों से एक क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है तो एक जो स्पिंडल फाइबर होते हैं यहाँ से अटैच हो जाता है और जो दूसरा स्पिंडल फाइबर होता है वो दूसरे साइड से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं दोनों साइडों से देखें एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच हुआ और देखें दूसरा स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच हुआ है। तो कहते हैं ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ साथ जो सेंटर होता है ना, ये देखिए सेल का जो सेंटर होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इस इक्वेटर के ऊपर खुद को अरेंज कर लेते हैं और इस इक्वेटर को जो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। यानी स्पिंडल फाइबर का क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाना, फिर उसको पोल के ऊपर जो इक्वेटर इसके ऊपर अरेंज हो जाना, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, मेटाफेज प्लेट में ये स्टेजेस जो होती हैं आती हैं। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज जो होता है ये थर्ड फेज होता है और इसमें कहते हैं कि द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स। ये देखिए हमने कहा था ना कि दो क्रोमोसोम जो होते हैं एक पॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये जो सेंट्रोमेयर होता है ना ये एक दोनों क्रोमोसोम के एक दूसरे से अलग कर लेता है। ठीक है, जो सेंट्रोमेयर होते हैं ना दोनों क्रोमोसोम को स्प्लिट हो जाता है और इसी तरह से जो स्पिंडल फाइबर होती हैं वो दोनों साइडों से यानी इस पोल से भी और इस पोल से भी ये क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्योंकि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं तो एक क्रोमेटिड जो होता है वो इधर आ जाए तो दूसरा क्रोमेटिड उधर चला जाता है। तो इसकी वजह से जो आधे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक साइड के ऊपर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स होते हैं वो दूसरे साइड के ऊपर चले जाते हैं, यानी दूसरे पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पोल के ऊपर और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पोल के ऊपर चले जाते हैं। और कहते हैं जो लेट एनाफेज होता है, लेट एनाफेज में क्या होता है, ऑलमोस्ट जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल पोल्स तक पहुँच जाते हैं। और कहते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कहते हैं अंदर की जानिब ऐसे मुड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो क्रोमोसोम्स का स्प्लिट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमोसोम्स को दोनों पोल से अलग अलग साइड अलग अलग पोल से इसको खींचना शुरू कर देते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं अंदर की तरफ इसके ऐसे ये देखें ऐसे इसकी मूवमेंट अंदर की जानिब शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज जो होता है ये वो फेज होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर यहाँ से खत्म हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये देखिए बनना शुरू हो गया है। न्यूक्लियर इन्वेलप बनने के बाद यहाँ पर देखें जो सेंट्रियोल होगा यहाँ पर न्यूक्लियोलस होगा यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास है उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास भी है। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो बन चुका है और कहते हैं ये जो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स होता है ये अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं, फिर से इससे क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाता है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। जो दूसरा स्टेज हमने पहला स्टेज हमने कैरियोकाइनेसिस डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस जो होता है ये वो स्टेज होता है कि जिसमें साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग होती है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। सो कहते हैं द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल्स द क्लीवेज और द फरो अपीयर्स इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सो कहते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस में जो दोनों सेल्स के दरमियान है ये देखें एक फरो एक डीपनेस जो होती है दबी हुई जगह जो होती है बनना शुरू हो जाती है और फिर ये जो देखें ये मेम्ब्रेन ऐसे और ये मेम्ब्रेन ये इस साइड पे मूव करना शुरू कर देती है, इस साइड पे मूव करना शुरू कर देती है ऐसे। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं और फिर ये तो ग्रो करते हैं और फिर नेक्स्ट डिवीजन के लिए खुद को तैयार करते हैं। अब यहाँ पर देखें प्लांट सेल्स में क्या होता है, बाकी जितना भी प्रोसेस था वो हमने पढ़ लिया कि सेम इसमें माइटोसिस एनिमल और प्लांट में सेम होती है, सिर्फ उसमें एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है और प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता। जो एनिमल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं और यहाँ देखिए बाकी सारा सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे देखें प्लांट सेल्स में देखें तो प्लांट सेल्स में आपको कहते हैं कि जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। सेल प्लेट ही देखें एक दरमियान में प्लेट आपको नजर आएगी, देखें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये लाइन जो होती है बनना शुरू हो जाती है और ये कैसे बनती है, कहते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस होते हैं ना, ये एक ऑर्गेनेली आपने पढ़ी है सेल्स के अंदर, ये एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड फिल्ड एक फ्लूइड से भरे एक लिक्विड से भरे हुए एक कहते हैं वेजिकल एक थैले नुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे दरमियान में इसको फिक्स करना शुरू कर देती हैं। तो इससे बन जाते हैं सेल प्लेट और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सेल प्लेट कन्वर्ट हो जाते हैं सेल वॉल में और इस तरह से देखें दो सेल्स जो होते हैं ये बन जाते हैं। तो हमने क्या सीखा,
हमने यहाँ पे सीखा कि सबसे पहले माइटोसिस की हमने बात सीखी। माइटोसिस क्या है? ये सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसको नोटिस किया था। उसके बाद हमने कहा कि माइटोसिस ये वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल्स में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं जितने पेरेंट सेल में मौजूद थे। उसके बाद हमने बात की कि जो माइटोसिस उसको अपनी आसानी के लिए 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 स्टेजेस हम पढ़ते हैं और ये जो स्टेजेस होते हैं उसको हमने आसानी के लिए हमने इसके लिए निमोनिक्स बनाया, फिर मीरप आई थी। यानी फिर फॉर प्रोफेज, मीरप फॉर मेटाफेज और आई फॉर एनाफेज और टी फॉर टेलोफेज। फिर हमने कहा कि जो प्रोफेज होते हैं उसको उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और इसी तरह से स्पिंडल फाइबर जो होती है सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं और इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाते हैं, न्यूक्लियोलाइसिस में डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज में हमने देखा कि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम खुद को एक दरमियान में एक इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं और जिसको यहाँ इसको हम फिर नाम देते हैं इस अरेंजमेंट को मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं क्रोमोसोम्स को अब ऑपोजिट पोल की जानिब खींचना शुरू कर देते हैं और इस तरह दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह दरमियान से ये फरो टाइप अपीयर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। टेलोफेज में हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं और दरमियान में न्यूक्लियोलस जो अपीयर होना शुरू हो जाता है। सो ये देखें, ये दोनों सेल्स जो एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो रहे हैं। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है अपीयर हो गया है और जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, ये देखिए अंदर की तरफ इसकी मूवमेंट ऐसे शुरू हो जाती है। मूवमेंट जैसे इसकी शुरू होती है तो जो साइटोकाइनेसिस होती हैं उसके दौरान ये देखिए दोनों जो साइटोप्लाज्म एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से 2 सेल्स आपके पास बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।